हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको रीट के लिए आपको क्या करवा रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। रीट मेंस की तैयारी आपको करवा रहे हैं, चाहे आप लेवल 1 में क्वालिफाई हुए हो, चाहे आप लेवल 2 में क्वालिफाई हुए हो। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सीडीपी पूरी मिल जाएगी, सीडीपी पूरी मिल जाएगी। साथ में आपको क्या मिल जाएगा, हिंदी भी पूरी कराई जाएगी, हिंदी भी पूरी करा दी जाएगी। जो आपकी हिंदी है वो भी आपको पूरी कराई जाएगी। इंग्लिश भी हम कोशिश ये करेंगे कि आपको इंग्लिश भी करवा दे, क्योंकि पिछली बार इंग्लिश जो है ना वो रह चुकी थी आपकी, तो इंग्लिश को भी हम कोशिश यही करेंगे कि करवा दे, है ना। साथ में आपका कंप्यूटर की क्लास भी लगाई जाएगी, कंप्यूटर की क्लास भी आपको शेयर की जाएगी, है ना। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी हो गई, सीडीपी हो गई आपकी, है ना, सीडीपी हो जाएगी, सीडीपी हो गई, याद रखिएगा, सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई आपकी। ये 3 सब्जेक्ट तो है ही है। एसएसटी भी कोशिश की जाएगी कि एसएसटी भी करा दी जाए। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं आपके, 4 सब्जेक्ट हैं, ये तो हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीटली आपको करवाए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इससे पहले मैंने आपको सीडीपी की क्लास 1 करवा दी थी, जिसके अंदर मैंने काफी कुछ आपको आरटीई करवा दिया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 करवा दिया था मैंने आपको, है ना। और क्या करवा दिया था मैंने, सारे सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत अभी तक साइकोलॉजी के अंदर दिए गए हैं, मतलब मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो सभी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो जाइए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो क्लास 1 को देखिए, 30 मिनट्स की क्लास है और इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट को दिया है मैंने, कोर्स जो है वो आपका। और साथ में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस ऐसे भी बताए हैं जो कि आपके ना इस बार रीट प्री के अंदर पूछे गए थे, सीडीपी के अंदर, ठीक है। तो जाइए, जाके नोट्स बनाइए, अभी बहुत समय है, लेकिन फिर भी आप समय को जाया मत करिए, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। चलिए, आज हम क्लास 2 करने वाले हैं सीडीपी की, और इसके अंदर हम विद्यालय के मानक पढ़ेंगे। तो विद्यालय में मानक कौन होता है, देखो, छात्र होता है और शिक्षक होता है। तो कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो 60 बच्चों पर कितने शिक्षक, 2 शिक्षक होना अनिवार्य है, ठीक है। 61 से 90 हो जाते हैं बच्चे तो 3 शिक्षक होना 1 से 5 तक के स्कूल में जरूरी है। 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक और 120 से 200 बच्चों पर 5 शिक्षक। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, अगर बच्चे बढ़ते गए तो शिक्षक भी बढ़ता जाएगा। फिलहाल दोस्तों 30 बच्चे पर एक ही टीचर होता है, तो 60 बच्चे पर आपके 2 टीचर हो गए, है ना। 60 बच्चे पर 2 टीचर हो गए। हालांकि मुझे लगता है कि इस रेशियो को कम करना चाहिए, 20 बच्चों पर एक टीचर रहना चाहिए, क्योंकि एक टीचर जो है क्लास में 20 बच्चों को आराम से संभाल सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो बोर्ड की तरफ से या आयोग की तरफ से जो मैटर है वो तो यही है कि 60 बच्चों पर 2 टीचर होने चाहिए। अब नोट करके आप लिखेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कि छात्रों की संख्या 150 से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक भी अनिवार्य है। अगर किसी भी विद्यालय के अंदर छात्र जो है वो संख्या में 150 हो जाते हैं तो वहां पर टीचर तो रहेंगे, लेकिन एक अलग से प्रिंसिपल भी रहेगा, याद रखिए। कब रहेगा प्रिंसिपल, तो जब छात्रों की संख्या 150 हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि छात्रों की संख्या 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो 40:1 हो जाएगा। अगर मतलब ऐसा किया जा सकता है, पर लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, है ना। देखिए, 40 बच्चों को एक क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ाएगा, अगर 200 स्कूल के अंदर 200 बच्चे हैं तो, याद रखिएगा। अब देखिए, कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक क्या रहेंगे, तो छात्र 35 है तो शिक्षक 1 हो रहेगा। छात्रों की संख्या 100 से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक बढ़ जाएगा। वहां पर कितना होता है, प्राइमरी में 150 छात्र होंगे तो एक प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, लेकिन अपर प्राइमरी में 100 छात्रों पर एक प्रिंसिपल होगा। और क्या है, निम्न में से प्रत्येक विषय का प्रति कक्षा न्यूनतम एक शिक्षक अनिवार्य होगा। सभी विषयों के लिए एक शिक्षक होना अनिवार्य है 6 to 8 में। जैसे कि भाषा का शिक्षक होगा, जैसे हिंदी पढ़ाएगा, एक इंग्लिश पढ़ाएगा, है ना। और अगर एक उर्दू का है तो एक उर्दू का टीचर भी रहेगा, ठीक। गणित और विज्ञान का भी एक टीचर रहेगा और सामाजिक विज्ञान का भी एक अलग टीचर रहेगा। अब देखिए, गणित और विज्ञान का एक टीचर रहेगा, साथ में आपका सामाजिक विज्ञान का भी एक टीचर रहेगा, तो ये 3 टीचर एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम क्या है, एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम वर्किंग डेज और वर्किंग आवर कितना रहेगा, कक्षा 1 से 5 तक आपको 200 दिनों में 800 घंटे पढ़ाना है, और कक्षा 6 से 8 तक में आपको 220 दिनों में 1000 घंटे पढ़ाना ही पढ़ाना है। प्रति सप्ताह एक शिक्षक के न्यूनतम कार्य घंटे जो है वो 45 घंटे होंगे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है ना। यानी कि एक हफ्ते में 45 घंटे आपको पढ़ाना ही पढ़ाना होगा।
अब आता है आपका एनसीएफ 2005। आपके जो इस बार पेपर होगा ना, ये जो पेपर होगा आपका रीट मेंस का जो पेपर होगा, उसके अंदर रीट मेंस में आपके दोनों लेवल पर सीडीपी आएगी। सीडीपी के आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो कि 20 नंबर के होंगे, याद रखिएगा। इसमें आपका एनसीएफ 2005 भी आएगा, आरटीई 2009 भी आएगा, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ध्यान पूर्वक आप अपने नोट्स बनाते जाइए। अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे ना, तो आपको बार बार क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, सब कुछ इसके अंदर वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई कि मैं कम लेकर आती हूँ आपके लिए क्लासेस, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आती हूँ। तो एनसीएफ 1975 में पहली बार आया था। एनसीएफ सबसे पहले कब आया? तो 1975 में आया था। उसके बाद में आपका एनसीएफ 1988 में दूसरा आया। एनसीएफ ई करके, एनसीएफ एसई करके 2000 में आया, जो कि तीसरा था। और चौथा एनसीएफ आपका 2005 में आया, जो कि अब वर्तमान में चल रहा है। आज के समय पर जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, जो भी पाठ्यक्रम, वो आप 2005 एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। एनपीई 1986 की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, एनपीई 1986 में आई थी, है ना। इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए। पहले क्या कहा गया? 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें कहा गया कि आप पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की पृष्ठभूमि बनाइए, मतलब बच्चे को वही पढ़ाइए जिससे देशभक्ति की भावना उसके अंदर जागृत हो सके। पीओए 1992 में आया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसे कहा जाता है। इसमें प्रासंगिकता, गुणवत्ता, लचीलापन के तत्वों पर बल दिया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया गया। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो बातें इंक्लूड थी, उनको भी लिया गया पीओए 1992 में। और साथ में क्या किया गया कि भैया प्रासंगिकता लेकर आओ, गुणवत्ता लेकर आओ पढ़ाई में, लचीलापन भी लाओ, यानी ऐसी पढ़ाई लाओ कि आप उसे फेरबदल भी कर सको। यशपाल समिति कब आई? तो 1993 में आई। इन्होंने बिना बोझ की शिक्षा दी, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफएसई 2000 क्या है? तो एनसीएफएसई 2000 की समीक्षा के लिए गठित यशपाल समिति के अलावा 21 फोकस समूह हो, ठीक है। एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हो और विभिन्न राज्यों के परीक्षा बोर्ड भी शामिल हो। शिक्षा सचिव, शिक्षाविद तथा आम जनता के विचार विमर्श के बाद एनसीएफ 2005 को लागू किया गया। तो एनसीएफएसई है ना, 2000 में आई थी। इसके अंदर कहा गया कि भाई यशपाल समिति के अलावा 21 फोकस समूह को और डाला गया, जिसमें से एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय थे, सभी राज्यों के, यानी सभी राज्यों के आपके परीक्षा बोर्ड शामिल थे, शिक्षा सचिव, शिक्षाविद और आम जनता के विचार के बाद ही क्या हुआ? एनसीएफ 2005 लागू किया गया था। एनसीएफ 2005 का 22 भाषा में अनुवाद किया गया। याद रखेंगे, एनसीएफ 2005 जो आया, उन्हें 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसे 17 राज्यों में लागू किया गया था शुरू में ही, 2005 में ही। इसकी संचालन समिति में 35 सदस्य हैं, जिनमें राजस्थान से एकमात्र सदस्य थे रोहित धनखड़, ठीक है। चलिए, तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो संचालन समिति थी, किसकी? एनसीएफ की संचालन समिति थी, उसमें 35 सदस्य में राजस्थान के कौन शामिल थे? तो रोहित धनखड़ शामिल थे। अब चलिए, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय जो कि 5 इसमें शामिल किए गए, वो कौन कौन से थे? अजमेर राजस्थान का उत्तर भारत से था, भोपाल मध्य प्रदेश का मध्य भारत से था, मैसूर कर्नाटक का दक्षिण भारत से था, भुवनेश्वर उड़ीसा का मध्य पूर्वी भारत से था और शिलोंग मेघालय का उत्तर पूर्वी भारत से था। तो ये आप याद रखेंगे, 5 जिलों के, मतलब 5 स्टेट्स के 5 जिले इसमें शामिल किए गए थे एनसीईआरटी की तरफ से। एनसीएफ 2005 क्या है? तो इसकी शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध सभ्यता एवं प्रजाति के इस उदाहरण से की गई है कि संरचनात्मक एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ वयस्क द्वारा विकृति का खतरा है, ठीक है। यानी कि ये इसका मतलब ये है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ कि एनसीएफ 2005 जो है ना, जिसको आज हमने अपना रखा है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसकी शुरुआत होती है रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध था एक, सभ्यता और प्रजाति, ठीक है, सभ्यता और प्रजाति। अभी मुझे यहाँ पे बताइएगा कि सभ्यता और संस्कृति है या सभ्यता और प्रजाति है, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे ये प्रजाति नहीं आएगा, सभ्यता और संस्कृति आएगा। याद रखिएगा कि इस उदाहरण से की गई है कि संरचनात्मक एवं उदार आनंद जो है ना, बचपन की कुंजी माना जाता है, लेकिन जब एक वयस्क जो कि नासमझ है, उसके द्वारा इसकी विकृति कर दी जाती है। याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 के निदेशक तत्व की बात करें तो विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाएगा।
जो भी विद्यालय का माहौल है वो पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाएगा, आपका पूछा भी गया था। विद्यार्थी को चहुमुखी विकास के अवसर दे, यानी सर्वांगीण विकास। परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ देंगे, ठीक है। प्रजातांत्रिक ढांचे को मजबूत बना दे। एनसीएफ 2005 4 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सुझाव देता है। कौन कौन से? सबसे पहले भाषा, फिर दूसरा आपका क्या है? त्रिभाषा सूत्र। कोठारी आयोग सर्वप्रथम आदिवासी भाषा अथवा मातृभाषा शिक्षा के रूप में हो, ठीक है। अगला है छात्रों में बहुभाषी प्रवृत्ति का विकास हो, और अगला है अंग्रेजी पहली कक्षा से ही अनिवार्य कर दी जाए, है ना। आरंभिक स्तर पर भाषाई कौशलों यानी कि LSRW का विकास किया जाए। आरंभिक स्तर पर पढ़ने पर बल यानी कि रीडिंग पर बल दिया जाए। सामाजिक विज्ञान में बात करें तो बालकों को दैनिक जीवन के अनुभवों की सत्यता जांचने एवं उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाना। दूसरा है बाल विज्ञान। कांग्रेस की तर्ज पर देश में एक सामाजिक आंदोलन चलाना ताकि देश के अन्वेषण का माहौल पैदा हो सके। बालकों को परियोजना के माध्यम से ज्ञान दिया जाए। गणित की बात करें तो बालकों को अनुभवों से गुथी हुई गणित पढ़ाना और बालकों की वैचारिक प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तीसरा है गणित का दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध भी बनाना, यानी कि जोड़ना। बालकों में अमूर्तनों की कल्पना एवं तार्किक चिंतन का विकास करना। प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट जैसी कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करा देना। अगला है सामाजिक विज्ञान। ये सारे आपके सब्जेक्ट है जिनको जोड़ने की बात एनसीएफ 2005 में की गई थी। जेंडर के संबंध में न्याय करना, SC/ST के मामलों में जागरूकता फैलाना, अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशीलता, ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों की खोज करवाना और स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना। अगला है एनसीएफ 2005 की अनिवार्य अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या रही? तो स्थानीय स्तर पर विद्यालय की कैलेंडर को लचीला बनाया जाए। मानचित्रीकरण द्वारा विद्यालय परिक्षेत्र के उन इलाकों की पहचान करना जहां पर छात्र स्थानीय दक्ष कारीगरों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाना ताकि इंटर्नशिप के माध्यम से शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। अगला है चौथा, आरंभिक स्तर पर अधिगम को कार्य तथा अनुभव से जोड़ना। नेक्स्ट चलते हैं, जेपी नायक ने समानता, गुणवत्ता और परिमाण का भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण बताया है। ठीक है, दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसे बताया गया है? तो समानता, गुणवत्ता और परिमाण। किसने? जेपी नायक ने बताया। हर स्तर पर कला शिक्षा को विषय के रूप में मान्यता दी जाए जिसमें कला के चारों पहलू नृत्य, संगीत, अभिनय, दृश्य कलाएं शामिल हो। याद रखिएगा कौन से चार पहलू है? तो नृत्य है यानी कि नाचना, संगीत यानी कि गाना, अभिनय यानी कि नाटक करना और दृश्य कला यानी कि जो दिखाते हैं, दृश्य कलाएं दिखाते हैं। शांति के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर पीस को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अब अगर आप BSTC भी कर रहे हैं, B.Ed भी कर रहे हैं ना, तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के नोट्स होने वाले हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 में और क्या कहा गया? निर्मितवाद अथवा संरचनावादी अधिगम की अवधारणा पर बल देता है जिसके अनुसार ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है तथा शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता, सहजकर्ता, सरलकर्ता यानी फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 रटने के बजाय समझने पर बल देता है, परीक्षा को इच्छुक बनाने पर बल देता है तथा परीक्षा में कम से कम 25% से 40% तक बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ शामिल करने पर बल देता है। अगला है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य आरंभिक पीढ़ी को धर्म, जाति, भाषा, लिंग, शारीरिक असक्षमताएं आदि की चुनौतियों से निरपेक्ष रहते हुए समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन उपलब्ध कराना है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न विषयों के बीच की दीवारें इतनी नीचे कर दे कि बालकों को समग्रता से समझने वाली खुशी हासिल हो सके और उनका क्या हो सके? चेहरा खिल सके। किसने कहा? तो प्रोफेसर यशपाल ने कहा था, एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट अगला हम करेंगे दोस्तों अगली क्लास के अंदर, जो कि आपका क्या होने वाला है? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में यानी एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है।